नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे राज्य में वन्य जीव संरक्षण के मुद्दे पर। उत्तराखंड जैव विविधता के लिए खास पहचान रखता है। वन्य जीवों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ हिम तेंदुए भी रहते हैं, हाथी, बाघों का बड़ा कुनबा है, पक्षियों का अद्भुत संसार है, कई दुर्लभ प्रजातियों के जीव यहाँ रहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा गर्व की बात है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राज्य के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रावत आपका हमारे स्टूडियो में। और हम बात कर रहे हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए। हमारे पास, उत्तराखंड के पास कह सकते हैं कि प्रकृति का अनमोल उपहार है। हमारे पास टाइगर रिजर्व हैं, दो वन्य जीव को लेकर संरक्षित जो वन क्षेत्र है हमारा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क्स हैं। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो वन्य जीवों का आवास हो वो सुरक्षित हो। संरक्षित वन क्षेत्रों को बचाना जरूरी है। तो किस तरह से प्रयास हो रहे हैं राज्य में, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी कि उत्तराखंड का जो पूरा क्षेत्रफल है उसका लगभग 71% भूभाग वन और वन भूमि के रूप में है। और ये हमारा सौभाग्य है कि अनुपात के हिसाब से, क्षेत्रफल के अनुपात के हिसाब से अगर आप देखें तो पूरे देश में हम नंबर 1 टाइगर के रूप में हमारी स्टेट है जी। नॉन टाइगर डिवीजन के रूप में लेस्डोन को पूरी दुनिया का नंबर 1 डिवीजन के रूप में दुनिया की तमाम सर्वे एजेंसियों ने हमको सम्मानित किया दिल्ली के विज्ञान भवन में। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि जैव विविधता के क्षेत्र में पूरे देश की जैव विविधता दुनिया के क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर हिंदुस्तान का क्षेत्रफल 2.4% है और जैव विविधता देश की 7.8% है जी। लेकिन उस 7.8% जैव विविधता को बनाए रखने में उत्तराखंड का योगदान 28% है। ऑलमोस्ट 1/3 जैव विविधता, देश की जैव विविधता उत्तराखंड में है। लगभग 750 जो अब तक जिनकी गिनती हुई है प्रजातियां पक्षियों की हैं। हम 442 टाइगर के साथ, मैंने जिस तरह कहा कि हम वैसे तो नंबर 3 पे हैं, लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से कहेंगे तो हम नंबर 1 पर हैं जी। जैसे जिम कॉर्बेट पार्क, राज नेशनल पार्क, दोनों टाइगर रिजर्व के रूप में पूरे देश और दुनिया के लिए, विशेषकर टाइगर जो प्रेमी हैं जी, जो टाइगर को देखना चाहते हैं, वो एकदम पागल जैसे हैं, जुनून जैसा है कि हम नेशनल कॉर्बेट पार्क में टाइगर को देखना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि उस तरह हमारे पे जिम्मेदारी भी। लगभग 28,000 हाथी पूरे देश के अंदर है, उसमें लगभग 2200 के आसपास हाथी उत्तराखंड में उनकी गणना हुई है। जैसे हिम तेंदुए के रूप में आपने कहा, और बहुत सारी ऐसी पशु पक्षियों की प्रजातियां हैं जो पूरे देश और दुनिया के लिए, मैं सोचता हूँ, अपने आप में एक प्रकृति का खजाने के रूप में मैं कह सकता हूँ। और इसलिए जिम्मेदारी भी हम पे बहुत ज़्यादा है। विशेष करके अगर टाइगर की बात लें तो क्षेत्रफल के हिसाब से नेशनल कॉर्बेट टाइगर पार्क में 150 से लेकर 200 टाइगर ही रह सकते हैं। और इस समय लगभग 252 टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी कुछ टाइगर्स को ट्रांसलोकेट भी किया और गया ये है पूरे देश के अंदर जी। ये तीसरी घटना पिछले 100 साल के इतिहास में, ये तीसरी घटना है जब टाइगर को शिफ्ट किया गया है जी। हमने अभी एक फीमेल टाइगर को कुछ दिन पहले राजा जी नेशनल टाइगर पार्क में शिफ्ट किया। अभी 3 दिन पहले हमने एक मेल टाइगर को, जिसमें मैं खुद भी था, हमारे प्रमुख सचिव भी थे, डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी थे, एनटीसी के मेंबर सेक्रेटरी भी थे और उत्तराखंड चीफ वाइल्ड वार्डन, सभी लोग थे। और हमने एक टाइगर को, मेल टाइगर को भी
मोतीचूर रेंज में शिफ्ट किया है। तो इसलिए कि जिससे कि जो नेशनल कॉर्बेट पार्क में टाइगर की संख्या बढ़ रही है उसको हम शिफ्ट कर सकें राज नेशनल पार्क में, जिससे कि इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी और जो टाइगर की सफारी करने के लिए लोग अब कॉर्बेट में जाना चाहते हैं तो उनको हरिद्वार में या राज नेशनल पार्क में भी टाइगर की वो सफारी कर सकें, टाइगर को देख सकें। और इससे जो दबाव है राजा नेशनल कॉर्बेट पे जो दबाव क्षमता से अधिक टाइगर हो गए हैं और राजा जी में अभी बाघों का कुनबा बढ़ाने की जरूरत है। अभी 35 है और क्षेत्रफल के हिसाब से अभी वहाँ काफी, और विशेषकर मोतीचूर रेंज में सिर्फ 2 बाघिन हैं, 2 फीमेल टाइगर हैं। तो इसलिए हमने अभी एक फीमेल और एक मेल टाइगर को और वहाँ शिफ्ट किया है, जिससे कि ये संतुलन हम बनाए रख सकें। और अभी हमने हिम तेंदुए के लिए भी एक पूरा हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके कंजर्वेशन, उसके संरक्षण के लिए, और उसको एक तरह से इको टूरिज्म के साथ जोड़ने के लिए, जैसे कि पूरी दुनिया के लोग हिम तेंदुए को देखने के लिए हमारे उत्तरकाशी हमने उसके लिए चयनित किया। एक पूरा प्रोजेक्ट हम उस पर हिम तेंदुए पे कर रहे हैं। तो मैं इसलिए जिम्मेदारी हम पे बहुत ज़्यादा है, विशेष करके मानव जीवन जब संघर्ष होता है, आपने जैसे देखा होगा ऋषिकेश के पास जो 7 मोड़ है, अक्सर वहाँ हाथियों के द्वारा नुकसान किया जाता है। मोतीचूर में और पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं कहीं टाइगर, कहीं लेपर्ड। तो आप पर्यटन को, जैसे हम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, जैसे कि हिम तेंदुए के लिए भी पर्यटक यहाँ पर आए, या टाइगर सफारी है, एलिफेंट सफारी है, क्रोकोडाइल पार्क बनाने की भी बात हो रही है राज्य में, तो पर्यटन कैसे वन्य जीवों के संरक्षण में एक अहम भूमिका निभा सकता है? मैं एक अनुभव आपको बता रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं वन मंत्री के रूप में और विशेष करके कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो बहुत पुराने हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं, मैंने उनसे बातचीत की है। उनसे कई बार अपनी गाड़ी में उनको बैठाकर पार्क के रास्ते मैंने दौरा किया है, और मेरा अपना अनुभव है। और जो हमारे वन विभाग के पुराने अधिकारी जो कॉर्बेट में बहुत लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उनका अनुभव है कि जहाँ इको टूरिज्म की गतिविधियाँ बढ़ी हैं वहाँ जीव जंतु संरक्षित हुए हैं। उनको नुकसान के बजाय वो एक तरह फ्रेंडली हो जाते हैं जी, जागरूकता भी आती है लोगों के अंदर। और वो एक तरह से मैं सोचता हूँ कि उस तरह की चाहे उनको मारने की घटना, उनके शिकार की घटना हो, या खुद का उनका संघर्ष हो, या इंसानों से उनका संघर्ष हो, इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में कम हुई हैं जहाँ इको टूरिज्म, जहाँ पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जानवर शुरू में तो जब जानवर इंसान को देखता है तो वो भयभीत होता है, अपने को बचाने के लिए वो कभी बार उस पर हमला करता है। लेकिन जब धीरे धीरे गतिविधियाँ, टूरिज्म गतिविधियाँ बढ़ती हैं तो वो हैबिचुअल हो जाता है, उसको आदत से पड़ जाती है, और वो उसको लगता है कि नहीं, इंसान मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा मित्र है। और वो फिर एक तरह से, और टाइगर के मामले में तो बिल्कुल साई नेचर है टाइगर का, लेपर्ड का थोड़ा कनिंग नेचर है, लेकिन टाइगर का तो बहुत साई नेचर है। और अभी हम हिम तेंदुए की गणना का भी काम चल रहा है, हमने इस पे मैंने कहा ना कि हम हिम तेंदुए को सुरक्षित करने के लिए, और उसके लिए हमने पूरा कैमरा ट्रैपिंग और पूरा गणना का काम हमने शुरू किया है, जिससे कि हम पूरे देश और दुनिया के सामने हिम तेंदुए पर जो उसके संरक्षण के लिए और उसको इको टूरिज्म से जोड़ने के लिए हम इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी पशु पक्षियों की, जानवरों की इस तरह की प्रजातियां हैं जो लगभग समाप्त हो रही हैं। उनको सुरक्षित करने के लिए हम लगातार, हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे खुशी है इस बात की कि जहाँ राज्य बनने के बाद शहरों का विकास, औद्योगिक विकास हुआ है, वहीं हमारा वन क्षेत्र भी बढ़ा है जी। ऐसा नहीं है कि जैसे देहरादून में वन क्षेत्र घटा है, तो कई जगह जो बंजर जमीनें थी हमने उस पर वन क्षेत्र बनाया है। और इसलिए हम संतुलित विकास की बात कर रहे हैं
कि देखिए हमें इंसान को भी बचाना है और हमें जीव जंतु को भी बचाना है, ये एक दूसरे के पूरक है। देखिए छोटी चींटी का भी अपना महत्व है इंसान के जीवन के लिए। देखो ये पूरी इकोलॉजी है, जो जूलॉजी के विद्यार्थी हैं, बॉटनी के विद्यार्थी हैं, पर्यावरण के विद्यार्थी, वो समझते हैं इस बात को। हमें आपको तो हो सकता है जो जिन्होंने बॉटनी या इकोलॉजी को नहीं पढ़ा है वो ये सोच सकते हैं कि भाई चींटी का हमारे जीवन में क्या महत्व है, या टाइगर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम क्यों इसको सुरक्षित करना चाहते हैं, हाथी को क्यों बचाना चाहते हैं, ये हमको मार रहा है और तेंदुआ हमको मार रहा है और हम इसको सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि हर का हमारे जीवन में महत्व है। चींटी का भी महत्व है, हाथी का भी महत्व है, और टाइगर तो हमारी इकोलॉजी का सेंटर है। क्योंकि अगर देखिए टाइगर की संख्या कम होगी तो हिरणों की संख्या, सांभर की संख्या बढ़ जाएगी, और सांभर और हिरणों की संख्या बढ़ेगी तो ग्रासलैंड कम पड़ जाएंगे। तो सबको बैलेंस करता है, एक तंत्र है प्रकृति का, पूरा इकोसिस्टम है जो इकोलॉजिकल, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रकृति को बैलेंस करने का, संतुलित करने का, जिससे पेड़ पौधे भी रहें, और पेड़ पौधे तो हमें निश्चित रूप से ऑक्सीजन देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कई बार उत्तराखंड में जो आग लगने की घटनाएं हैं, और अब तो जैसे इस बार सर्दियों में बारिश कम रही, मिट्टी सूखी रही, तो सर्दियों में भी आग लगने की घटनाएं, तो उसमें वन्य जीवों का नुकसान होता है। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि पिछले 20 राज्य बनने के बाद और राज्य बनने से पहले भी उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा नुकसान, चाहे जो वन माफिया हैं, चाहे जीव जंतु माफिया हैं, उनसे कम नुकसान हुआ है, इंसानों से कम नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर जीव जंतुओं को या जंगल को, हमारे पेड़ पौधों को हुआ है तो वो आग लगने से हुआ है जी। हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि हमारी जल के खाक हो जाती है, पेड़ पौधे खाक हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जो दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते, वो समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सरकारों ने प्रयास किया। पूरी दुनिया के में जो जंगलों में लगने वाली आग पर जिन भी देश ने बहुत अच्छा काम किया, हमने उनका अध्ययन किया। हवाई हेलीकॉप्टरों से पानी की वर्षा करके भी प्रयोग किया गया। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अभी ऑस्ट्रेलिया में देखिए, डिजास्टर मिनिस्टर के रूप में 2003 में सिडनी गया था, ऑस्ट्रेलिया गया था जी। और सिडनी की दुनिया के अंदर फायर के मामले में सबसे बेस्ट सर्विस मानी जाती है दुनिया के अंदर, कि कहीं भी आग लगे 3 मिनट के अंदर उनकी फायर सर्विस पहुंच जाती है और वो आग पे काबू पा लेती है। लेकिन अभी आपने मीडिया में देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी, और आग तो लग रही है, और 3-3 महीने तक वो ऑस्ट्रेलिया अपने जंगलों में लगने वाली आग को पे काबू नहीं पा पाया। मैं इसलिए आज आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि पूरी इंसानों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोरोना जैसी बीमारी, जैसे एक तरह भयभीत करने वाली बीमारी है, एक मनोबल तोड़ने, डर पैदा करने वाली बीमारी है, लेकिन जंगल के लिए और जीव जंतुओं के लिए इस बीमारी ने एक तरह से अच्छा किया है। मैं सोचता हूँ इसलिए अच्छा किया है कि पिछले 20 वर्षों के आंकड़े हमारे सामने हैं। इस वर्ष लॉकडाउन के कारण शादी ब्याह हुए नहीं, तो लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, जंगल में आग की घटनाएं कम रही इस बार, और सबसे कम लगभग 150 हेक्टेयर भूमि हमारी इस बार जली है। बागेश्वर में 2 महिलाओं की मृत्यु हुई है, वो भी शुरू में हो गई थी। बाकी कोई ऐसी घटना, और बहुत न्यूनतम आग से नुकसान हुआ। लेकिन जब गर्मियों में फायर सीजन होता है जी, फरवरी से लेकर और मई तक, तब तो आग लगी नहीं। लेकिन इस बार ये बड़ा ताजुब है कि इस बार जाड़ों में भी जंगलों में आग लग रही है जी। और हमेशा हमारा फायर सीजन फरवरी से मई तक होता था। अब हमने एक निर्णय लिया कि नहीं, हम जब भी आग लगेगी जंगलों में, हम कोई सीजन नहीं है, अब अगर हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। और उसके लिए हमने कैंपा के माध्यम से भी, जायका से भी,
और प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से भी जी। जो जंगलों में आग लगती है, और विशेषकर हमने वन पंचायतों को इस बार निर्णय लिया है कि लगभग 13,000 वन पंचायतें उत्तराखंड में हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में केवल उत्तराखंड में वन पंचायत व्यवस्था है जी। एक बहुत आदर्श व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य से इन 13,000 वन पंचायतों में से लगभग मुश्किल से 3-4 हज़ार वन पंचायतें ही सक्रिय हैं। बहुत में चुनाव नहीं हुए, जबकि इसमें 50% महिलाओं। वन पंचायतें भी संरक्षण में बहुत अहम भूमिका निभा सकती हैं। अब हमने इस बार कोशिश कर रहे हैं कि जो निष्क्रिय वन पंचायतें हैं उनको कैसे सक्रिय किया जाए। 50% महिलाओं को वन पंचायत के सरपंच के रूप में तैनात करने का हमने पहले से निर्णय था, लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा था। अब हमने आदेश जारी कर दिया है, और हमने कहा कि वन पंचायतों को एक सक्रिय इकाई के रूप में, देखिए 6,000-9,000 वन विभाग के कर्मचारियों के बलबूते पर जंगलों में लगने वाली आग को नहीं बुझाया जा सकता है। मैं इस बात को मानता हूं। जब तक गांव वालों को साथ में लेना होगा, तो कुछ ऐसा भी होना चाहिए कि जो ग्रामीण हैं उनको, अगर जंगल में आग बुझाने के लिए वो आगे आ रहे हैं, वो अपनी जिम्मे, तो उनको कुछ जैसे कहते हैं कि आप उनको रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों जैसी चीजें हों। नहीं, हमने बिल्कुल ये इस बार मन बनाया है, और हमने कैंपा से कोशिश की है हर वन पंचायत में, हर ग्राम सभा में एक वन प्रहरी और एक उसका सहायक के रूप में तैनात हो। जो मानदेय हम उनको 8,000-5,000 रुपये एक निश्चित मानदेय उनको हम दें जी। और वो इस तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को हमेशा प्रेरित करते रहें, और जब कभी जंगल में आग लगे तो उन गांव के लोगों के साथ मिलकर उस आग पे काबू पाने में काम करें। और इस तरह हम समय समय पर उन गांव के लोगों को, उन पंचायतों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में लगने वाली आग को बुझाने में कामयाबी हासिल की है, उनको हम पुरस्कृत करें जी, और उन वन पंचायतों को जो अपने क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को रोकने में कामयाब रहें, उनको हम अधिक धनराशि देकर उनको एक कार्यदायी संस्था के रूप में उनको जिम्मेदारी दें, जिससे कि वो स्वावलंबी बन सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। रोजगार परक योजनाएं, जंगल, देखिए उत्तराखंड में अगर कोई भी रोजगार अगर हमको ढूंढना है तो हमें जंगल से और खेती से जुड़ा ही, हॉर्टिकल्चर से जुड़ा ही रोजगार हम खड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारी कोशिश है। लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जंगल की सुरक्षा भी होगी और वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा, अगर कुछ आजीविका से भी जोड़ा जाए इनको। बिल्कुल, यही हमने कार्य योजना बनाई है जी। और हमने इसको शुरू कर भी दिया है कि जिससे कि जो जंगलों में आग लगती है उस पर काबू पाया जा सके। और सही मायने में मैं सोचता हूँ कि अगर जिस दिन हमने, देखिए समाप्त तो नहीं कर सकते, मैं लोगों से भी कहना चाहता हूँ, अब हमने स्कूलों में भी प्रोग्राम चलाया है कि हम सारे प्राइमरी स्कूल, सारे इंटर कॉलेज, सारे डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज की जंगलों में आग, देखिए दो कार्यक्रम चला रहे हैं। जंगली जानवर से अपने आप को कैसे बचाएं। देखिए हम जानवर के व्यवहार को तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने व्यवहार को जानवर से कैसे सुरक्षित रहे, एक कार्यक्रम हम ये चला रहे हैं सारे स्कूल्स में। और आग पे कैसे काबू पाया जाए, और लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप बीड़ी सिगरेट पे तो रास्ते में न डालें, उसको बुझा दें। कई बार आपकी छोटी सी गलती, जैसे कोरोना में हम कह रहे हैं कि छोटी सी गलती, लापरवाह आपके जीवन को खतरा कर सकती है, आपके परिवार को खतरा कर सकती है। उसी तरह हम कहना चाह रहे हैं कि आपकी छोटी सी गलती, एक छोटी सी दिसलाई आपने कहीं जंगल में डाल दी, वो लाखों जीव जंतुओं को मौत के घाट उतार सकती है। तो मैंने और जंगल में पानी की व्यवस्था बेहतर करने के लिए भी, क्योंकि वो भी एक वजह है। देखिए, ये इस समय हम 50 करोड़ के धनराशि हमने कैंपा के माध्यम से नदियों के पुनर्जीवन के लिए जी। जल संवर्धन, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो डीम प्रोजेक्ट है देश के अंदर जल संवर्धन का, उस पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी कामयाबी हमको इसमें मिली है। चाहे अल्मोड़ा की नदी हो, चाहे पौड़ी जिले में हमने खो और माला नदी हो, चाहे पूरे प्रदेश के अंदर हम जल संवर्धन को लेकर काम कर रहे हैं। और ये जल संवर्धन, और दूसरा आग बुझाने, जल संवर्धन से क्या होगा कि हरा भरा होगा, जब जमीन में नमी होगी तो आग लगने की संभावना कम होगी। दूसरा कि हम
जो चीड़ की पत्तियों से हम कोयला और तमाम हमने इंसेंटिव देने का पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है कि जो भी 1 किलो पर हम 2 रुपया सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे कि लोग जो पिरूल है उसको इकट्ठा करें, उससे ऊर्जा भी बनेगी, उससे कोयला भी बनेगा। तो अगर पिरूल को भी हमने उससे रोजगार भी मिल रहा है, हटा दिया तो जंगल पर आग की उससे दोनों काम होंगे, उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और उससे जो है जंगलों में आग पे भी काबू पाया जा सकता है। तो ये दोनों प्रोग्राम भी आग बुझाने के लिए और जंगलों को बचाने के लिए मैं सोचता हूँ, और जीव जंतुओं को बचाने के लिए भी। जगह जगह पानी के तालाब होंगे, जल स्रोत होंगे, क्योंकि ये भी मानव वन्यजीव संघर्ष की जो बात आती है, तो कहते हैं कि जो आपका गांव के आसपास अगर भोजन है, कचरा है, उसका निस्तारण नहीं हुआ या पानी नहीं हुआ तो भी जानवर शहरी इलाके में। लोगों से निवेदन भी हमने किया है, कई बार हम बहुत ज़्यादा इंसानियत दिखाते हुए चाहे बंदरों को, जानवरों को सड़क के किनारे, विशेषकर जहाँ मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, उसके आसपास कहीं हॉस्टल हैं, तो वहाँ हम कई बार जो खाना बच जाता है उसको डाल देते हैं जी। अब हम तो सोचते हैं जीव जंतु उसको खा रहे हैं, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान, देखिए वो धीरे धीरे क्या है कि वो जानवर एक दिन वो आपने उसको खिला दिया और धीरे धीरे वो जानवर जंगल से निकल कर सड़कों पे आता है, कहीं ना कहीं मारा जाता है, कभी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है या कभी वो इंसान को अपना शिकार बना लेता है। तो हम जीव जंतुओं को पानी की व्यवस्था भी जंगल में कर रहे हैं जी। इस तरह चाल खाल बना रहे हैं, हम उसके लिए मिक्स प्लांटेशन कर रहे हैं, जो कुछ पक्षी, कुछ जानवर फल खाते हैं, फलदार पौधे लगा रहे हैं, कुछ लोग फूलों, कुछ पक्षियां फूल का रसपान करती हैं, तो उनके लिए हम फूलों से उस तरह पौधारोपण कर रहे हैं। तो मिक्स प्लांटेशन हम जंगल में कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, जो संरक्षित वन क्षेत्र है या जंगल का क्षेत्र है, अभी रेलवे ने हालांकि अपना डिसीजन बदल दिया, जो गाड़ियों की रफ्तार या जो लोग जा रहे हैं अपने वाहनों से जा रहे हैं, तो वहाँ जो गाड़ियों की रफ्तार कितनी हो, इनको लेकर भी अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने चाहे उत्तरी रेलवे हो या ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, हमने सबको, जहाँ विशेष करके जो NHI हैं उन्होंने तो फ्लाईओवर बना दिए हैं, जो स्टेट हाईवे हैं या NH है वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जहाँ एलिफेंट कॉरिडोर है, टाइगर कॉरिडोर है या कोई भी मूवमेंट जंगली जानवरों का है, हम हाथी रोधक दीवारें भी बना रहे हैं जिससे हाथी बस्ती में ना आए, हम सुअर रोधी दीवारें भी बना रहे हैं कैंपा के माध्यम से, हम बंदरबाड़े भी बना रहे हैं और बंदरबाड़े भी हम इस तरह बना रहे हैं जो नेचुरल हों, बिल्कुल बांदरों को भी न लगे जी, बंदरों को भी नहीं लगे कि हमें कैद रख दिया, किसी पिंजड़े में रख दिया, उन्हें एक बहुत बड़े एरिया में हम बंदरबाड़े बना रहे हैं जिससे उनको नेचुरल फूड भी मिले, और अगर कुछ फूड उनको भोजन की कमी हो तो हम जो लोग मठ मंदिरों में या सड़क के किनारे बंदरों को केला या फल खिलाते हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप हमें दे दीजिएगा, हम जंगल में डाल के बंदरबाड़े में डाल देंगे। और एक और जो बड़ी मुश्किल इस समय हम कह सकते हैं कि प्राणियों के संसार पर है, जैसे हम लोग कोरोना से इस समय जूझ रहे हैं, तो ये जो बर्ड फ्लू की वजह से प्रवासी पक्षी भी हमारे राज्य में बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आते हैं, तो इनकी मॉनिटरिंग किस तरह से की जा रही है? देखिए, मैंने कल अपने प्रमुख वन संरक्षक भर्तृहरि जी को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने कल कहा है, और कल उन्होंने बैठक भी ली है और हमने एक निर्णय लिया है कि हमने पूरे प्रदेश के लोगों से एक निवेदन किया है कि कहीं भी पक्षी मृत मिले जी, तो उसको छुए ना, उसको डिस्पोज ना करें, हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना करें। हमने वन विभाग और कर्मचारियों को भी जो PP किट कह सकते हैं या उस तरह के हमने, और कुछ ड्रोन के जरिए भी मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। हमने प्रदेश में मुख्यालय में जो एडिशनल PCF हैं कपिल लाल जी को, उनको हमने नोडल अधिकारी बनाया है। हर जिले के हमने जिला मुख्यालय के जो DFO है उसको जिले का नोडल अधिकारी बनाया है, और हमने कहीं भी कोई पक्षी मिले तो उसको वन विभाग ही उसको एक तरह सैंपल लेगा या उसको डिस्पोज करेगा। तो ये पूरा हमने एक तरह से प्रदेश के अंदर इस बर्ड फ्लू को से पक्षियों को कैसे बचाया जा सके, ये बीमारी आगे ना फैले,
उस पर रोकथाम के लिए हमने बिल्कुल, मैं सोचता हूँ उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिसने रेंज और फॉरेस्ट चौकी तक हमने इस व्यवस्था को तुरंत हमने लागू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि लगभग कल तक 700 से अधिक मृत पक्षियों के सूचनाएं हमारे पास आई थी। देहरादून में काफ़ी संख्या में, नैनीताल पौड़ी जिले में, लहसुन डिवीजन में काफ़ी पक्षियों की मरने की सूचनाएं मिल रही हैं। और हमने चीफ गढ़वाल और चीफ कुमाऊं से कहा है कि वो हर दिन शाम को हमारे प्रदेश के मुख्यालय में सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे कि आज उनके क्षेत्र में कितने पक्षी मृत पाए गए और उनका क्या क्या स्टेटस उनका है। तो इस दिशा में हम लोग बहुत जागरूक होके, जिस तरह कोरोना महामारी में उत्तराखंड ने और देश ने कामयाबी हासिल की थी, उसी तरह एक तरह मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के पक्षियों को, जीव जंतुओं को बचाने के लिए वर्ल्ड फ्लू से उत्तराखंड की सरकार मुस्तैदी के साथ, जागरूकता के साथ हम काम कर रहे हैं। और मैं एक ये भी चीज़ आपसे आखिर में जानना चाहूँगी कि हम तकनीक का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। इसके लिए मैंने बहुत प्रयोग हम कर रहे हैं जी। और हमने पिछले दिनों रामनगर में भी इस तरह के कैमरे लगाए हैं कि काफ़ी दूर तक टावर लगाए हैं। हम रोम के माध्यम से भी कई किलोमीटर तक एयर के माध्यम से हम वो सर्वे कर रहे हैं, जिससे कि हम जंगल में होने वाली गतिविधियों को, और जंगल में चाहे तस्कर हैं या आग की घटनाएं हैं या दूसरी तरह कोई भी घटना है जी, उससे हमको तुरंत सूचना मिल जाए और तुरंत हम उसके लिए कोई जरूरी कदम उठा सके। तो चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को ये जरूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। तो किस तरह से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राज्य में प्रयास किए जा रहे हैं और जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कैसे एक एक जीव की अपनी अहम भूमिका है और उन सबको संरक्षण की जरूरत है, इस पर डॉक्टर रावत हमें बता रहे थे। और कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।